हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री। हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। अब जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड टाइट्रेशंस। ओके, अब टाइट्रेशंस को अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले, एक जस्ट ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं व्हाट टू डू विद द टाइट्रेशन। तो सबसे पहले तो ध्यान में रखो, दो टाइप के टाइट्रेशंस होते हैं। एक होता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और दूसरा होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन। ओके, तो अब जो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं वो सिर्फ एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस की ही बात करेंगे। रेडॉक्स टाइट्रेशन अपन रेडॉक्स चैप्टर में देखने वाले हैं। ऑलराइट, व्हाट इज टाइट्रेशन, ये अपने को समझना है। ओके, सो टाइट्रेशन समझने से पहले अपन थोड़ा सा स्टोइक्योमेट्री के बारे में जानते हैं कि स्टोइक्योमेट्री क्या होता है। स्टोइक्योमेट्री हमको बताता है कि कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहा है और कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ओके, सो रिएक्टेंट्स किस तरह से रिएक्ट हो रहे हैं, कितने उनके प्रोपोर्शंस क्या है रिएक्शंस के, मोल टू मोल रेशोज़ क्या है उनके रिएक्ट्स होने के, और फिर किस मोल्स में प्रोडक्ट अपने को या किस प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट्स अपने को मिल रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट कॉल एज अ स्टोइक्योमेट्री। जो काफ़ी सारे जो रिएक्शंस होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रिएक्शन, कुछ रिएक्शन छोड़ दो इसमें से, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रिएक्शंस आर डन इन सॉल्यूशंस। ओके, और सॉल्यूशंस को हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं, इजंट इट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में कर रहे हैं अपन रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, और जो सॉल्यूशंस है उनको अपन वॉल्यूम में मेजर करते हैं। तो इस तरह के एनालिसिस को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है ना। तो टाइट्रेशन में भी हम यही कर रहे हैं कि कितना रिएक्टेंट कितने दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट हो रहा है और किस तरह से अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग दिस रिएक्शन A + B गिव्स यू C + D। तो हम इनका प्रोपोर्शंस कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो उसी को अपन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। अब टाइट्रेशन में हम जनरली कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम ये दो टर्म्स यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो जो रिएक्टेंट्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम, जो प्रोडक्ट है उनका भी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम, यही टर्म्स यूज़ करते हैं। और हमको जनरली एक टर्म दिया होता है, दूसरा टर्म मालूम करना पड़ता है। तो जैसे अगर वॉल्यूम दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन पता करना है, और कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो वॉल्यूम पता करना है, इजंट इट। तो इस तरह के एनालिसिस को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। दो तरह के होते हैं ये, एक होता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और दूसरा होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन। अंडरस्टूड है। तो टाइट्रेशन का ये छोटा सा डायग्राम देख लो यहाँ पे। इस तरह से करते हैं अपन, एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं या कोई फ्लास्क लेते हैं जिसमें मान लो कोई लिक्विड है, मान लो यहाँ पे कोई एसिड या बेस है। तो मान लो यहाँ पे अपन एसिड ले रहे हैं, तो मेरे को इस एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट में मैं बेस फिल करूँगा, दिस इज गोइंग टू बी बेस, और यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज़ करूँगा। ओके, सो इसी में कोई इंडिकेटर ऐड करूँगा और मैं टाइट्रेशन करूँगा। अब बेस का मेरे को कॉन्सेंट्रेशन मालूम रहेगा, जब टाइट्रेशन ख़त्म हो जाएगा तो मेरे को इससे इसका वॉल्यूम भी पता चल जाएगा। ओके, और जो एसिड है इसका मेरे को वॉल्यूम मालूम है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं मालूम, तो मैं M1V1 = M2V2 इस फॉर्मूले से इस एसिड का कॉन्सेंट्रेशन पता करूँगा। तो ये मैं थोड़ा डिटेल में और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो ध्यान में रखना, टाइट्रेशन या फिर जिसको अपन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोल रहे हैं, इसमें हम वॉल्यूम्स को बहुत प्रिसाइसली कंट्रोल करते हैं। वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। तो वॉल्यूम जो लेते हैं अपन वो बहुत प्रिसाइज क्वांटिटी में मेजर करते हैं। ओके, सो एटलीस्ट ऑब्वियसली वी कैन नॉट मेजर एग्जैक्ट क्वांटिटीज़, लेकिन प्रिसीजन हमारा बहुत ज़्यादा होना चाहिए जब भी अपन वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हम इसमें यूज़ करते हैं ये इसी तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं ताकि हम वॉल्यूम एक्यूरेटली मेजर कर सके, एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। ओके, तो अब एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि वी हैव सम वर्किंग फैसिलिटी। ओके, जैसे कोई फैक्ट्री है या कोई केमिकल फैक्ट्री है, और यहाँ पे मेरे को केमिकल्स हमेशा मंगवाने पड़ते हैं बाहर से। तो मेरा कोई सप्लायर है जिससे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मंगवाया, HCl मंगवाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मैंने बहुत सारा, मान लो 10 लीटर HCl मंगवा लिया मेरे को फॉर वट एवर आई नीड टू यूज़, बिकॉज आई एम मेकिंग सम वट एवर सोप या वट एवर। तो जो भी चीज़ मैं बना रहा हूँ उसके लिए मेरे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, उसके लिए मैंने उसको सप्लायर से मंगवा लिया। अब सप्लायर ने मेरे को बताते समय बता दिया कि ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है, इजंट इट, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन एज अ मैन्युफैक्चरर मेरे को हमेशा डाउट रहता है सप्लायर पे। ओके, रहना ही चाहिए ऑब्वियसली कि जो भी तुम रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो क्या वो सही है या गलत है, जो तुमने मंगवाया एग्जैक्टली वही है या इससे कुछ अलग तुमको मिल रहा है। ओके,
तो मान लो मैंने इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाया है और मेरे को अब ये डिटरमाइन करना है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ओके, जैसे मैंने मंगवाया था, मान लो 1 मोलर मंगवाया या 0.1 मोलर HCl मंगवाया है। ओके, लेट्स से 10 लीटर ऑफ 1 मोलर या 0.1 मोलर HCl। तो जो एसिड का स्ट्रेंथ मैंने मंगवाया है, क्या एग्जैक्टली वही स्ट्रेंथ मेरे को आया है या नहीं आया है, ये मेरे को डिटरमाइन करना है। तो ये मैं कैसे डिटरमाइन करूँगा? ऑब्वियसली यू वुड से सर pH से हो जाएगा, इजंट इट? लेकिन pH से एक्यूरेसी नहीं आती। Okay, you can measure something like, okay, if something is approximately 1 molar or something is approximately 0.1 molar, ऐसा तुम मेजर कर सकते हो pH से, लेकिन एग्जैक्ट जो मोलैरिटी है वो तुमको इससे पता नहीं चलेगा। सो हाउ डू आई डू दैट? ओके, तो इसीलिए के लिए हम टाइट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, एंड टाइट्रेशन इज़ अ वेरी गुड मेथड टू डिटरमाइन दैट। ओके, in fact you can say कि titration is the best method to know the concentration of that acid accurately। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि जो भी मैंने एसिड लिया है, ओके, मंगवाया है, उसमें से 20 ml HCl निकाल लूँगा। ओके, ये 20 ml HCl मैंने निकाल लिया है। अब मैं टाइट्रेशन मेरा चालू करूँगा। इसके लिए मेरे को कुछ चीज़ें चाहिए, वो मैं ऑर्गेनाइज कर लूँगा। तो सबसे पहले जैसे मेरे को चाहिए बेस, ओके, एक स्टैंडर्ड बेस। तो स्टैंडर्ड बेस में मैं ले लूँगा 0.1 मोलर NaOH। अब ये डिपेंड करेगा कि इसकी जो मोलैरिटी ले रहा हूँ मैं, इसकी जो मोलैरिटी ले रहा हूँ इस बेस की, वो डिपेंड करेगा कि ये इसकी मोलैरिटी कितनी है। इनके जो स्ट्रेंथ्स है जनरली वो दोनों मैचिंग होने चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली सेम अगर रहते हैं तो ज़्यादा बेटर है। इट्स नॉट नेसेसरी, ओके, लेकिन अगर मेरे को सिलेक्ट करना है, जैसे मेरा अगर एसिड मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि इट इज़ 0.1 मोलर HCl, ये मेरे को देखना है, तो मैं 0.1 मोलर NaOH अप्रॉक्सीमेटली लूँगा। या फिर अगर 1 मोलर HCl मैं प्रिडिक्ट करता हूँ तो मैं 1 मोलर NaOH लूँगा। तो ये डिपेंड करता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी, तुम यू कैन चूज़ एनी बेस, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए स्ट्रेंथ में। ओके, दैट इज़ द आइडिया। और एक और चीज़ लगेगी मेरे को, वो है इंडिकेटर। ठीक है, अब तुमने 10th में कि ये देखा होगा टाइट्रेशंस के बारे में, तुमको 9th और 10th में थोड़ी बहुत आइडिया आ गई होगी टाइट्रेशंस को लेके। तो हम लोग जो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं इस केस में, वो इसलिए ताकि अपने को पता चले कि टाइट्रेशन कहाँ पे ख़त्म हुआ है। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास आई हैव ऑप्शंस, आई कैन चूज़ फिनोफ्थलीन, मिथिल ऑरेंज, इस तरह के इंडिकेटर यूज़ कर सकता हूँ। आई कैन ऑल चूज़ फिनोफ्थलीन बिकॉज ये बहुत कॉमन है। तो स्पेलिंग देख लेना, ओके, आई एम नॉट पेइंग अटेंशन टू स्पेलिंग। अब अगर फिनोफ्थलीन अगर लेता हूँ तो इन एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन, इसमें इसके अलग अलग कलर्स होते हैं। अब एसिडिक सॉल्यूशन में इट इज़ कलरलेस और बेसिक सॉल्यूशन में इट इज़ पिंक। अब जब अपन टाइट्रेशन करते हैं, एसिड को बेस में या बेस को एसिड में मिलाते हैं, एक स्पेसिफिक तरीके से मिलाते हैं। मैं तुमको डायग्राम भी दिखा देता हूँ किस तरह से करते हैं, और इसके बाद में एक सिमुलेशन भी दिखा दूंगा तुमको, तो तुमको पूरी आइडिया आ जाएगी टाइट्रेशन क्या होता है। ओके, सो मान लो HCl को मैं बेस में ऐड कर रहा हूँ, तो ये तुमको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलती है NaCl प्लस H2। ठीक है, इसको देखो, दिस इज़ अ बैलेंस्ड रिएक्शन, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टोइकोमेट्रिक रेशो जो है इसका 1:1 है। मेरे को देखो इस केस में जो NaOH है उसका वॉल्यूम पता रहेगा और इसका मोलैरिटी पता रहेगा, और वॉल्यूम टाइम्स मोलैरिटी बिकम्स मोल्स। ओके, तो मेरे को मालूम है 1:1 रेशो है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने मोल्स NaOH के हैं उतने ही मोल्स HCl के भी है। तो अगर मैं इसको HCl को M1V1 यूज़ कर रहा हूँ तो NaOH को M2V2 यूज़ करूँगा, तो मैं ये बोलूँगा कि मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH, इजंट इट? तो इस केस में मेरे को वॉल्यूम मेरे को मालूम है HCl का कि ये मैंने ले लिया है 20 ml। सो दिस इज़ गोइंग टू बी M1 इज इक्वल टू M2V2 बाय V1। तो M2 तो मेरे को मालूम है क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड बेस लिया हुआ है, दैट इज़ फॉर बेस। वॉल्यूम मेरे को टाइट्रेशन होने के बाद पता चलेगा बेस का कितना वॉल्यूम मैंने यूज़ किया है। ओके, और V1 जो है वो मेरे को पहले से ही मालूम था। तो मेरे को डिटरमाइन सिर्फ क्या करना है, जब मैं टाइट्रेशन कर रहा हूँ मेरे को सिर्फ डिटरमाइन V2 करना है। मेरे को एक बार V2 पता चल जाए तो मैं मेरे HCl की मोलैरिटी निकाल सकता हूँ। ठीक है ना? तो देखो किस तरह से इसको अपन करते हैं। सो दिस इज़ अ फ्लास्क, ओके,
तो ये असेंबली है टाइट्रेशन की। मेरे को एक स्टैंड लगता है, दिस इज अ सपोर्टिंग स्टैंड, ब्यूरेट स्टैंड, ओके। देन वी नीड अ कोनिकल फ्लास्क और अ राउंड बॉटम फ्लास्क और एनी अदर फ्लास्क, वी कैन टेक अ बीकर इफ़ यू वांट, लेकिन जनरली कोनिकल फ्लास्क हम यूज़ करते हैं। इसी को अर्लेनमायर फ्लास्क भी बोलते हैं, अर्लेनमायर फ्लास्क। देन वी नीड अ ब्यूरेट, ओके, दैट इज़ योर ब्यूरेट, और इसको अपन स्टैंड पे लगा देते हैं। ब्यूरेट के ऊपर मार्किंग्स होती है, अलग अलग ब्यूरेट्स आते हैं, बट दिस इज़ अबाउट 50 ml की मार्किंग है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वॉल्यूम है दैट इज़ 50 ml, और यहाँ पे मैंने फ्लास्क लिया है, ओके, अर्लेनमायर फ्लास्क। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो अर्लेनमायर फ्लास्क है इसमें मेरा एसिड ऐड कर दूँगा, क्योंकि मेरे को एसिड को टाइट्रेट करना है, इज़न्ट इट। सो इसमें मैं एसिड ऐड कर दूँगा। इसमें मैंने मेरा HCl एसिड ऐड किया है 20 ml, प्लस इसमें मैं मेरा फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर ऐड करूँगा, फ्यू ड्रॉप्स, थोड़ा सा ही ऐड करना पड़ता है, जनरली 2 to 3 ड्रॉप्स, ओके। 2 to 3 ड्रॉप्स अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। रिमेंबर फिनोफ्थिलीन इज कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन, तो यहाँ पे अपने को दिखेगा नहीं कुछ भी, ओके। सो फिनोफ्थिलीन इज गोइंग टू बी कलरलेस। नाउ ब्यूरेट को मैं फिल कर दूंगा NaOH से, सो दिस इज 0.1 मोलर NaOH, ठीक है। ये पूरे मार्क तक इसको फिल करता हूँ मैं, डजेंट मैटर मेरे को कितना लगता है, ओके। मैं पूरा इसको फिल कर दूंगा, इसको आधा फिल करने की ज़रूरत नहीं, पूरा फिल कर दो, जितना लगता है उतना यूज़ कर लेंगे, बाकी का फिर से वापस जो फ्लास्क है उसमें ऐड कर देंगे अपन। और अब मैं मेरा टाइट्रेशन शुरू कर दूंगा। बेसिकली ड्रॉप वाइज मैं बेस को एसिड में ऐड करूँगा, ठीक है। ड्रॉप वाइज मैं बेस को एसिड में ऐड करूँगा, तो मेरे को स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे को इसको थोड़ा थोड़ा स्वर्ल भी करते रहना पड़ता है। ये जो फ्लास्क है इसको मेरे को स्वर्ल करते रहना पड़ता है ताकि एसिड और बेस ठीक से मिक्स हो, ताकि रिएक्शन ठीक से हो। ये जो रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, HCl plus NaOH gives you NaCl plus H2, ये जो रिएक्शन है दैट इज़ एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब हीट इवॉल्व हो रही है, ओके। सो मतलब हीट अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, हीट इज़ गेटिंग आउट ऑफ दिस रिएक्शन, सो हीट इवॉल्व हो रही है। तो मेरे को फ्लास्क थोड़ा सा गर्म होते हुए भी फील होगा, बेसिकली आई कैन फील कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है फ्लास्क का वो बढ़ रहा है, ओके। अब जैसे जैसे मैं इसमें NaOH ऐड करूँगा वैसे वैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा पिंक कलर इस फ्लास्क में दिखेगा, और जैसे ही मैं ये फ्लास्क को स्वर्ल करूँगा या फिर वैसे भी रख दिया तो ये पिंक कलर डिसअपियर होते जाएगा। मतलब जैसे ही बेस ऐड किया थोड़ा सा पिंक दिख रहा है, फिर थोड़ी देर बाद वो पिंक फिर से कलरलेस होते जा रहा है। तो मैं कंटिन्यूसली NaOH ऐड करते जाऊँगा ड्रॉप वाइज वेरी केयरफुली, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब मैं एक ड्रॉप इस फ्लास्क में ऐड कर दूँगा सो दिस विल बिकम एंटायरली पिंक। तो ये पूरा सॉल्यूशन जो है पिंक हो जाएगा। जैसे ही ये पिंक हो गया उसी समय अपन बोलेंगे कि अपना टाइट्रेशन ख़त्म हो गया है, जो NaOH अपन ऐड कर रहे थे उसको ऐड करना बंद कर देंगे, ऑलराइट। अब जो सॉल्यूशन हमने ऐड किया है उससे अपन डिटरमाइन करेंगे कि कितना हमने ऐड किया है। कि मान लो कि मैंने इतना NaOH ऐड किया, ओके। सो स्टार्टिंग में पूरा भरा हुआ था, लेकिन अभी जो है वो इतना बचा हुआ है, ओके। सो आप बता सकते हो कितना ऐड किया है। सो देखो यहाँ पे 30 ml मैंने ऐड किया। देखो यहाँ पे रीडिंग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, वो इसीलिए ताकि हम आसानी से डिटरमाइन कर सके कि हमने कितना NaOH ऐड किया है। इट इज़ बीन डिज़ाइंड इन दैट पर्टिकुलर मैनर, इजंट इट। तो मान लो कि हमने 30 ml ऐड कर लिया है NaOH, और एट दिस पॉइंट हमारा जो टाइट्रेशन है वो ख़त्म हो गया है। सो यूजिंग M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि मोल्स ऑफ HCl, सो दैट इज एक्चुअली मोल्स ऑफ HCl एंड दैट इज मोल्स ऑफ NaOH, इजंट इट। टाइट्रेशन खत्म हो गया, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू 1:1 रेशियो ऑफ दिस इक्वेशन हम बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH, या फिर इसी को और सिंप्लीफाई करना है तो आई कैन से N ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ OH माइनस, ओके। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ओके। सो मोल्स ऑफ H प्लस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH एट द एंड पॉइंट, ओके। जहाँ पे टाइट्रेशन खत्म हो रहा है उसको अपन एंड पॉइंट बोलते हैं। सो इसका मतलब ये हो गया कि आई कैन यूज़ M1V1 इक्वल टू M2V2। अब इस केस में आई कैन ईजिली कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द HCl सोल्यूशन। तो मेरे को M1 निकालना है,
तो M2V2 बाय V1 ये हो जाएगा M2 इसका है 0.1 NaOH का टाइम्स वॉल्यूम जो लगा आपने को दैट इज़ 30 ml डिवाइडेड बाय जो HCl का वॉल्यूम लिया था वो 20 ml। देखो यहाँ पे रेशोज आ रहे हैं इजंट इट, दोनों तरफ वॉल्यूम आ रहे हैं, तो इट डजंट मैटर कि तुम यहाँ पे यूनिट क्या ले रहे हो। ओके, यू कैन यूज़ लीटर और मिलीलीटर जो भी दिया है, द ओनली थिंग इज़ कि जो वॉल्यूम का यूनिट है दैट नीड्स टू बी सेम। ओके, दैट इज़ द ओनली थिंग। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा, सो M1 इज इक्वल टू 0.15 मोलर। तो ये जो HCl है उसकी मोलैरिटी 0.15 है। ओके, तो दैट इज़ हाउ वी कैन डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ एन अननोन एसिड। ओके, सिमिलरली आई कैन यूज़ इट फॉर बेस, और सेम प्रोसेस मैं करूँगा इसमें। मैं अगर बेस का डिटरमाइन करना है तो मैं यहाँ पे बेस और यहाँ पे एसिड लूँगा। ओके, तो दैट इज़ द ओनली थिंग, सिर्फ मैं इंटरचेंज कर लूँगा। जो भी डिटरमाइन करना होता है जनरली उसको अपन अर्लीमाया फ्लास्क में लेते हैं, और जो अपनी नॉन क्वांटिटी होती है उसको अपन ब्यूरेट में लेते हैं, और इस तरह से अपन टाइट्रेशन कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें एक इशू ये भी है कि मान लो मैं HCl की जगह H2SO4 यूज़ करता हूँ, तो आई कैनॉट यूज़ M1V1 इक्वल टू M2V2। ओके, क्योंकि इस केस में मोल्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि देखो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बनता है। तो मैंने H2SO4 लिया 20 ml, फिनोफ्थलीन ले लिया फ्यू ड्रॉप्स, यहाँ पे मैं बेस लूँगा। ओके, सो मैं NaOH ही ले रहा हूँ, NaOH। इसका कॉन्सेंट्रेशन अपन लेते हैं फिर से 0.1 मोलर NaOH। ओके, ये NaOH इसमें फिल कर दिया है मैंने पूरा 50 के मार्क तक। और अब मैं रिएक्शन इसका लिखता हूँ। अब मेरे को इसको बैलेंस करना पड़ेगा, सो दिस इज़ गोइंग टू बी, ठीक है ना, दैट इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे जो मोल रेशो आ रहा है दैट इज़ 2:1। तो अगर मैं M1V1 करता हूँ तो मोल्स इक्वल नहीं रहेंगे। इस केस में मैं M1V1 इक्वल टू M2V2 नहीं ले सकता। व्हाट आई कैन यूज़ एक्चुअली N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी जब अपन यूज़ करते हैं तो अपन मोल्स ऑफ H प्लस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH, दैट्स व्हाट वी यूज़। तो जब मैं N1 यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब होगा मोल्स ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिड, एंड दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH मोल्स ऑफ OH माइनस फ्रॉम बेस। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए इक्वेशन यूज़ करना। अगर देखो बेसिसिटी या एसिडिटी सेम आती है तो यू कैन यूज़ M1V1 इक्वल टू M2V2। समझ में आया ना, कब यूज़ करना है M1V1 इक्वल टू M2V2? जब बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है ना, ये अगर सेम आता है, मतलब एसिडिटी एंड बेसिसिटी सेम है जो एसिड और बेस अपन यूज़ कर रहे हैं, तो उसी केस में तुम M1V1 इक्वल टू M2V2 यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं तो बिल्कुल गलती से भी वो इक्वेशन यूज़ नहीं करना है। M1V1 इक्वल टू M2V2 ये इस केस में तुम यूज़ नहीं कर सकते। जब H2SO4, देखो H2SO4 की बेसिसिटी 2 की है और NaOH की एसिडिटी 1 की, सॉरी या 1 की है, इज़न्ट इट? तो ये तुम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, M1V, तो इस केस में अपन नॉर्मेलिटी वाला यूज़ कर सकते हैं N1V1 इक्वल टू N2V2। ठीक है ना। अगर मेरे को मोलैरिटी दिया है तो तुम एसिडिटी और बेसिसिटी से आसानी से तुम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इज़न्ट इट? जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 की मोलैरिटी दी है, ओके, या मोलैरिटी में अपने को आंसर निकालना है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मेलिटी में आंसर निकाल रहा हूँ, N1 निकाल रहा हूँ, और फिर N1 को मैं आसानी से मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकता। इफ़ यू रिमेंबर द इक्वेशन वाज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी टाइम्स N फैक्टर। ओके, तो ये इक्वेशन से मैं मोलैरिटी को कन्वर्ट कर सकता, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय N फैक्टर। तो दैट इज गोइंग टू गिव मी द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। तो इसका नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं, तो मेरे को N1 निकालना है। ओके, सो इज गोइंग टू N2 टाइम्स V2 डिवाइडेड बाय V1। ओके, तो ये अज्यूम कर लो कि फिर से यहाँ पे अपन ने वी यूज़ 30 ml अपन ने NaOH यूज़ किया, मतलब इतना 20 ml बचा हुआ है इसमें। सो व्हाट दैट मीन्स इज़ दैट N2 जो है, ठीक है, सो इसकी मोलैरिटी दी है NaOH की, इज़न्ट इट? सो NaOH के केस में मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी आर सेम, इज़न्ट इट? क्योंकि इट इज़ इसका जो N फैक्टर है दैट इज़ 1।
Okay, so according to n equal to m times n factor, तो n factor अगर 1 का आता है तो normality and molarity are same, so we can just use 0.1 in this case. V2 जो है that is 30 again divided by V1. V1 आ रहा है इसका एसिड का वॉल्यूम that is 20. Okay, and if you do that, so N1 is equal to अगेन आ रहा है 0.15 नॉर्मल. सो ये जो सॉल्यूशन है दैट इज़ 0.15 नॉर्मल. तो इसकी मोलैरिटी कितनी है? ओके, सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. तो इससे हाफ हो जाएगी 0.15 डिवाइडेड बाय 2 मोलर. ओके, सो दैट इज़ द मोलैरिटी ऑफ दिस H2SO4 सॉल्यूशन. अंडरस्टूड है? और ये सेंसिबल होना चाहिए क्योंकि देखो पहले जो अपन ने HCl लिया था उसमें अपने को मोलैरिटी इतनी आई थी, H2SO4 के केस में अपने को नॉर्मेलिटी इतनी आ रही है, इज़न्ट इट? तो यहाँ पे मेरे को हाफ H2SO4 लेना पड़ेगा जितना मैंने HCl लिया था, क्योंकि H2SO4 इट इज़ अ डाइबेसिक एसिड. एक H2SO4 2 H+ दे रहा है, तो मेरे को H2SO4 का जो वॉल्यूम है वो हाफ लेना पड़ेगा या फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ लेना पड़ेगा अगर मैं वॉल्यूम सेम ले रहा हूँ. ओके, सो इस तरह से अपन नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एनी एसिड और बेस. ठीक है, तो देखो अपन ने दो तरीके देखे नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के. एक तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलैरिटी एंड दूसरा जो है दैट इज़ द यूजिंग ऑफ नॉर्मेलिटी. ठीक है, और दोनों कब यूज़ करने हैं वो भी मैंने तुमको बता दिया. यू कैन जनरल यूज़ नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट तुमको हमेशा सेम आंसर देगा, करेक्ट आंसर देगा. मोलैरिटी अपने को उसी केस में यूज़ करना है जब एसिडिटी और बेसिसिटी एसिड्स और बेसिस की सेम है. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमको M1V1 इक्वल टू M2V2 यूज़ करने की इतनी आदत हो जाती है कि हम लोग हर केस में उसको यूज़ कर लेते हैं एंड वी गेट अ रॉन्ग आंसर अगर इस तरह का सिचुएशन आता है जैसे NaOH प्लस H2SO4. तो इसी इक्वेशन को एक और तरीके या कोई भी इक्वेशन को एक जनरल तरीके से सॉल्व करने का मैं तुमको एक तरीका बता देता हूँ. सो इक्वेशन तो ये है अपना NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2. ये न्यूट्रलाइजेशन वाला इक्वेशन है अपना और इसको बैलेंस भी कर लेते हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 2 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 2. ओके, तो दो तरीके मैं तुमको दिखा देता हूँ. ओके, दो इक्वेशंस मैं बनाऊंगा बेसिकली और दोनों इक्वेशन से अपने को सेम आंसर मिलेगा. इट डजेंट मैटर विच इक्वेशन यू यूज़. ओके, दोनों इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन है बट इसको अलग अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो देखो हम इक्वेशन ले रहे हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2. ठीक है, अब जनरली होता क्या है कि अपने को नॉर्मेलिटी नहीं दी होती है, मोलैरिटी दी होती है. सो वी शुड बी यूजिंग मोलैरिटी, लेकिन मोलैरिटी का एक प्रॉब्लम है कि अगर एसिडिटी और बेसिसिटी एसिड्स और बेसिस की सेम नहीं है तो ये अपने को गलत आंसर देता है, इज़न्ट इट? तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे या कन्वर्ट कर देंगे मोलैरिटी के केस में, ऐसा कि अपने को हमेशा मोलैरिटी में यूज़ करने के बावजूद भी करेक्ट आंसर मिले. हमको ये भी मालूम है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी टाइम्स एन फैक्टर. ओके, वी नो दैट. सो हम नॉर्मेलिटी की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा M1, ठीक है, टाइम्स V1 टाइम्स एन फैक्टर. ठीक है ना, N1 को हम नॉर्मेलिटी को हम मोलैरिटी टाइम्स एन फैक्टर इससे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो मैं इसको N1 फैक्टर करता हूँ. मैं N1 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ N1 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, काफ़ी बुक्स में सिर्फ N1 लिखा होता है, मतलब ये इस तरह से लिखा रहेगा एंड दिस विल बिकम इक्वल टू M2 टाइम्स V2 टाइम्स N2. अब ये जो N2 है दैट एक्चुअली हमको आदत गिर चुकी है N एज अ मोल यूज़ करने की, इज़न्ट इट? तो ये N1 अपने को गलत इन्फॉर्मेशन देगा. सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग N फैक्टर. ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू M2 टाइम्स V2 टाइम्स N2. ठीक है, अब इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसकी वैल्यूज़ ले लो. ठीक है, 20 ml है इसका. ओके, वी नो दैट इसका n फैक्टर होता है 2 का, NaOH का n फैक्टर 1 का, इसका मोलैरिटी ये है और 30 ml हमने यूज़ किया है. सो जस्ट पुट इट इन देयर. सो वी नीड M1 विच इज़ फॉर HCl. सो M1 इज इक्वल टू V1
हमने यूज़ किया था, सॉरी इज नॉट इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2 v2 टाइम्स n2 फैक्टर डिवाइडेड बाय v1 टाइम्स n1. सो m2 इज़ फॉर बेस, ओके, तो NaOH के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मोलैरिटी थी इसकी 0.1 टाइम्स v2 यूज़ किया था 30 ml और इसका n फैक्टर है 1 का डिवाइडेड बाय v1 जो है इसका 20 ml हमने यूज़ किया था H2SO4 का टाइम्स n फैक्टर जो है H2SO4 का दैट इज़ 2. सो इफ़ यू डू दैट m2 इज़ इक्वल टू, अगर तुम इसको सॉल्व करो तो यू गेट 0.15 डिवाइडेड बाय 2. यही आंसर हमारा लास्ट केस में भी आया था. सो यू कैन सी दैट दैट इज़ द सेम आंसर. ओके, सो ये हमारा आंसर आ रहा है. सो यू गेट द सेम आंसर यूजिंग दिस इक्वेशन. सो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट इक्वेशन है फॉर मोलैरिटी. ओके, सिर्फ m1 v1 यूज़ करने से तुमको गलत आंसर मिलेगा, लेकिन अगर तुम ये इक्वेशन यूज़ करते हो तो तुमको करेक्ट आंसर मिलेगा. अगर ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हो तो तुमको इक्वेशन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, इज़न्ट इट. ये जो है इसका जो मतलब होता है वो होता है मोल्स ऑफ H+, ओके, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH. या फिर इसको ये भी मैं बोल सकता हूँ, देखो हमने इक्वलेंट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा है. सो यू शुड नो कि दिस इज़ नथिंग बट इक्वलेंट्स ऑफ H2SO4 is equal to equivalence of NaOH. Okay, so this is the equivalent. This is the equivalent of H2SO4 is equal to equivalence of NaOH. Okay, तो इस तरह से मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँगा हर बार. ओके, सो m1 v1 के जगह तुम इसको ये इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, सो तुम्हारा आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा. तो ये एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका है इसी तरह से है, इसमें हम बैलेंस्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं. अगर मान लो किसी केस में यू डोंट नो द n फैक्टर, ऐसा तो होता नहीं है बेसिकली, लेकिन यू नो फॉर हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन ले लेते कि तुमको n फैक्टर मालूम ही नहीं है. ओके, सो यू कैन यूज़ दैट बैलेंस्ड इक्वेशन. ये बैलेंस्ड इक्वेशन यूज़ करके भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो. अब इस केस में मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ m1 v1 बाय n1 इज इक्वल टू m2 v2 बाय n2. यहाँ पे देखो m1 और v1 एंड m2 एंड v2 ये तो हमको मालूम ही है ऑलरेडी. सो आई एम यूजिंग दिस फॉर लेट्स से बेस एंड दिस फॉर एसिड. ठीक है ना, ये 1 वाले जो टर्म्स है वो बेस के लिए और 2 वाले टर्म्स एसिड के लिए यूज़ कर रहा हूँ. व्हाट इज n1 इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन. अंडरस्टूड है. सो n1 एंड n2 आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है ना, ये होता इसलिए क्योंकि काफ़ी बार अपने को बैलेंस्ड इक्वेशन यूज़ करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है. नहीं, अगर एक बार बैलेंस कर ही दिया है तो व्हाई नॉट यूज़ इट, इजंट इट. तो दैट इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग इट. जो इसके पहले वाला इक्विवेलेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो इसके पहले वाला जो इक्वेशन मैंने तुमको लिख दिया, वो यूज़ करो या ये यूज़ करो. इसमें अपन बैलेंस्ड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं और इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट में हमको बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं थी. वी जस्ट यूजिंग द n फैक्टर जो हमको मालूम है. ओके, सो देखो सॉल्व करना है अपने को फॉर m2, इजंट इट. सो m2 के लिए सॉल्व करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी m1 है इसका 0.1 टाइम्स v1 30 ml लिया था अपन ने NaOH के लिए, और n1 देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, इक्वल टू m2 वी नीड टू फाइंड v2 20 ml डिवाइडेड बाय जो n2 है बैलेंस्ड इक्वेशन का कोएफिशिएंट, दैट इज़ नॉट अ n फैक्टर, दैट इज़ 1. ओके, and m2 is equal to, and you get again the same equation 0.1 times 30 divided by 20 times 2. ये same equation अपने को मिला था, and if you do that what you get is m2 is equal to 0.15 divided by 2. Okay, if you remember that is the same answer we got. Okay, so यहाँ पे 2 equations मैंने तुमको बताया. So मैंने तुमको ये बताया कि there are multiple ways in which you can solve these volumetric analysis questions. You can use m1 v1 equal to m2 v2. If you are careful you can use it. Otherwise safe तरीका है n1 v1 is equal to n2 v2 यूज़ करो, या फिर तीसरा इक्वेशन मैंने तुमको बताया m1 v1 टाइम्स n1 n फैक्टर
isn't it, इक्वल टू M2V2 टाइम्स N2 फैक्टर, ये इक्वेशन यूज़ करो, ये ज़्यादा सेफ तरीका है। और अगर तुम्हारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है तो ये तरीका तुम यूज़ कर सकते हो। इसमें सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि ये n फैक्टर नहीं लेना है। दिस इज़ बेसिकली द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, सो इस तरह से अपन टाइट्रेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तुमको बेसिकली 4 टर्म होते हैं, M1V1 इक्वल टू M2V2 या N1V1 इक्वल टू N2V2 में 4 टर्म्स है, उसमें से 3 टर्म्स तुमको दिए रहेंगे, एक टर्म निकालना है। इट शुडंट बी डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, सिर्फ इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो थियरी है, वो अच्छे से समझ लो कि टाइट्रेशन में जब अपन एंड पॉइंट पे आते हैं, एट दैट पॉइंट इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस। ओके, अब रेडॉक्स टाइट्रेशन जब अपन करेंगे रेडॉक्स चैप्टर में, तो वहाँ पे हम लेते हैं इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, उसमें रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम टाइट्रेट करते हैं, नॉट एसिड्स एंड बेसिस। ओके, तो वो अपन देखेंगे रेडॉक्स चैप्टर में, उसको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेडॉक्स चैप्टर में सबसे बड़ा जो ट्रिक होता है दैट इज़ टू बैलेंस द रेडॉक्स इक्वेशन। ओके, उसके अलग अलग तरीके हैं, 2 मेथड्स इनफैक्ट टू बैलेंस द रेडॉक्स इक्वेशन, और दोनों मेथड तुमको देखना पड़ता है। यू कैन यूज एनी वन ऑफ द मेथड टू बैलेंस दिस रेडॉक्स इक्वेशन। सो वो एक देखना पड़ता है, और उसके बाद यू कैन यूज वन ऑफ दीज मेथड to determine the concentration of either reducing or oxidizing agent। ठीक है ना। So what we'll do now is we'll look at a simulation। मैं तुमको टाइट्रेशन का एक सिमुलेशन दिखा देता हूँ। So this is the theory, लेकिन जब टाइट्रेशन मैं तुमको दिखाऊंगा तो और कुछ नई चीज़ें तुमको सीखने को मिलेगी, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो। ओके, सो ये अपना सिमुलेशन है, ठीक है। इसमें अपन टाइट्रेशन का सिमुलेशन करने वाले हैं। दिस इज़ माई एक्चुअली कैबिनेट। कैबिनेट में देर आर वेरियस डिफरेंट सोल्यूशंस। दिस इज़ माई वर्क बेंच, यहाँ पे मैं काम करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे को जो भी मैं सोल्यूशंस यहाँ पे लूँगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे को मिलेगी। यहाँ पे मेरे को pH मिलेगा, और ये जो छोटा सा बार है इसमें मेरे को टेम्परेचर मिलेगा। जो भी सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर मेरे को यहाँ पे मिलेगा। सो सबसे पहले टाइट्रेशन के लिए जो भी चीज़ें लगती है वो मैं मेरे वर्क बेंच पे लेके आऊँगा। तो मेरे को क्या क्या लगता है, एल्यूमिनियम फ्लास्क लगेगा, ब्यूरेट लगेगा, उसके बाद पाइपेट्स लगते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लगती है, स्टैंड लगता है, बट ये सारी चीज़ें लेने की अपने को ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ ब्यूरेट लेंगे और एल्यूमिनियम फ्लास्क लेंगे। तो ये मैंने 250 ml एल्यूमिनियम फ्लास्क लिया है और 50 ml ब्यूरेट लिया है, ठीक है। उसके बाद मेरे को सोल्यूशंस लगते हैं। सोल्यूशंस जो लगेंगे वो मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूँ 0.1 मोलर, और स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूँ वो भी 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूँ। एंड देन आई ऑल्सो नीड इंडिकेटर। तो यहाँ पे इंडिकेटर लेता हूँ फिनोफ्थैलिन। तो ये फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर। तो इतनी चीज़ें, दिस इज़ द बेयर मिनिमम थिंग। ओके, इससे मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं एल्यूमिनियम फ्लास्क ले लेता हूँ, जिसमें मेरे को जो एसिड है, मान लो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन मेरे को मालूम नहीं है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मेरे को डिटरमाइन करना है। सो व्हाट आई विल डू इज़ इसमें ऐड कर दूंगा 20 ml। ओके, 20 ml मैंने ऐड कर दिया है, और इसका pH देखो 1 का आ गया है। ओके, इसका टेम्परेचर, इस सोल्यूशन का टेम्परेचर है 25, और यहाँ पे मेरे को H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन दिख रहे हैं। देखो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 है, OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻13 है। दोनों का अगर प्रोडक्ट लेता हूँ मैं, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को आंसर मिलता है 10⁻14, विच इज़ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन ये हमेशा 10⁻14 रहेंगे किसी भी सोल्यूशन में। अब मैंने ब्यूरेट ले लिया। ब्यूरेट में देखो HCl का काम हो गया है। अब मैं ब्यूरेट में NaOH ऐड करूँगा, तो ये मेरे को 50 ml तक फिल करना है। सो इसको मैं 50 ml तक ऐड करता हूँ। तो ये 50 ml मैंने ले लिया, इसको बाजू में रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिस इज़ अ 50 ml 0.1 मोलर NaOH, सो दैट इज़ वॉल्यूम 50 ml। इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो 13, ये इसका pH हो गया, सॉरी pH इज़ 13 क्योंकि ये 0.1 है, और इसका जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखो OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ दैट, ओके, दैट इज़ 10⁻⁻1, एंड
H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10 to the power minus 14। तो इस सोल्यूशन में भी अगर तुम देखो, अगर मैं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर करता हूँ तो ये जो प्रोडक्ट आता है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10 to the power minus 14। ओके, सो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों का सेम आ रहा है, इसमें प्रोडक्ट जो है वो सेम आता है, ठीक है ना। एंड दैट इज अ कांस्टेंट, ध्यान में रखना, इट इज अ कांस्टेंट, सो इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एसिड में मेरे को इंडिकेटर ऐड करना पड़ता है, सो आई ऐड एसिड इंडिकेटर। सो यहाँ पे मैं 0.5 ऐड करता हूँ, मेरे को 1 या 2 ड्रॉप ही ऐड करने, बट यू नो यहाँ पे अपन वो नहीं कर सकते, इसलिए 0.5 ml फिनोल्फथलीन इंडिकेटर मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड कर दिया है। सो यू कैन सी द वॉल्यूम जो है, तो इस फ्लास्क का वॉल्यूम देखो 20.5 हो गया, 20 ml HCl, 5 ml फिनोल्फथलीन। ओके, और अब मैं मेरा टाइट्रेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तुमको कुछ चीज़ें नोटिस करनी है। एक तो जो pH है वो इंक्रीज़ होगा जैसे जैसे मैं बेस इसमें ऐड करूँगा HCl में। ओके, इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा क्योंकि जो रिएक्शन है दैट इज़ एक्सोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, तो इसमें हीट लिबरेट होगी जिसके वजह से मेरे को टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखेगा। नेक्स्ट, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा इन दिस फ्लास्क। अंडरस्टूड है? तो मैं इसी के ऊपर रख रहा हूँ, ये सारे पैरामीटर इसी फ्लास्क के ऊपर है। जैसे जैसे मैं बेस ऐड करूँगा वैसे वैसे pH बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। अब एट अबाउट एंड पॉइंट, ठीक है, जो एंड पॉइंट होता है उस पर क्या होता है, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। सो पे अटेंशन व्हाट इज हैपनिंग। तो 0.5 ml मैं बेस ऐड कर रहा हूँ। सो यू कैन सी pH थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ओके, टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, H प्लस आयन कम हुआ, OH माइनस आयन बढ़ा थोड़ा थोड़ा। सो आई जस्ट कीप ऑन एडिंग, और यहाँ पे मेरे को वॉल्यूम दिखता है कि इट इज़ नाउ 21 ml, तो मैंने 0.5 ml ऐड कर दिया इसमें। सो फिर से ऐड करता हूँ, सो यू कैन कीप ऑन एडिंग। अभी देखो मैंने करीब करीब 2.5 ml ऐड किया है एक्चुअली, और जैसे जैसे मैं ऐड करता हूँ यू कैन सी कि जो pH है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होते जा रहा है। जस्ट कीप ऑन डूइंग। यहाँ पे तुमको दिखता है कि किस तरह से अपन NaOH ऐड कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम तुम यहाँ से मेजर कर सकते हो। सो आई एम जस्ट कैन कीप ऑन एडिंग, जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग। सो यहाँ पे जो वॉल्यूम आ गया है अभी 34 ml, सो मैंने 34.5, तो 14 ml मैंने NaOH अभी तक ऐड किया है, और अभी भी pH में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। वी वेंट फ्रॉम 1 ml टू लेस देन 2 ml, ओके, 14 ml ऑफ NaOH ऐड करने के बाद भी। सो ये तुमको दिख रहा है यहाँ पे कि H प्लस और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं। So just keep on adding more, and this is exactly what happens in real titration. सिर्फ वहाँ पे अपन देख नहीं सकते, यहाँ पे अपन देख सकते हैं। अब यहाँ पे I have added almost 20 ml, मतलब 19.5 ml NaOH मैंने ऐड कर दिया है। Okay? I know by this time the titration end point is near. End point अभी आने वाला है। 19.5 ml मैंने ऐड किया है, तो from this volume ये बता सकता हूँ मैं, और pH जो है that is नियर अबाउट 3, ओके, क्लोज टू 3, मतलब 19.5 ऐड करने के बावजूद भी pH ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ये 1 से करीब करीब 3 के आसपास आ चुका है, ओके, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं। अब देखो जैसे ही मैं 0.5 ml ऐड करता हूँ यू कैन सी व्हाट हैपन्स। 0.5 ml ऐड किया तो pH सडनली चेंज हो गया टू 7, ओके, और देखो H प्लस आयन और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन नियर अबाउट सेम आ गया यहाँ पे। दिस इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन एंड पॉइंट, इजंट इट? ये एंड पॉइंट आ चुका है क्योंकि H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन नियर अबाउट सेम है, तो ये न्यूट्रल सोल्यूशन है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल सोल्यूशन है, बट वी डू नॉट सी द एंड पॉइंट, दैट इज़ द प्रॉब्लम, इजंट इट? अभी तक जो है, क्योंकि देखो जो फिनोल्फथलीन है दैट इज़ कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन और पिंक इन बेसिक सोल्यूशन, बट इट इज़ ऑल्सो कलरलेस इन न्यूट्रल सोल्यूशन। तो ये न्यूट्रल सोल्यूशन है, इसमें भी ये कलरलेस है, इसको बेसिक करना पड़ेगा तब जाके मेरे को पिंक कलर दिखाएगा, तब जाके मेरे को एक्चुअली में दिखेगा कि एंड पॉइंट हो चुका है करके। सो इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करता हूँ, सो आई जस्ट ऐड लाइक 0.1 ml ऐड करता हूँ,
सो इट्स गोइंग टू बी बेसिक नाउ। सो यहाँ पे देखो ये बेसिक हो गया, यू कैन सी द चेंज इन द कलर, यहाँ पे अभी ये पिंक हो गया है, सो एंड पॉइंट हो चुका है। ओके मेरे को इसके लिए थोड़ा सा बेस ज़्यादा डालना पड़ा, लेकिन इससे फाइनल वॉल्यूम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो फाइनल वॉल्यूम जो 40 ml होना चाहिए था, दैट इज़ नाउ 40.1 ml। ओके 0.5 ml इसमें फिनॉफ्थिलीन है रिमेंबर। सो वो सब्सट्रैक्ट करता हो तो इसमें कितना NaOH मैंने ऐड किया है, 20.1 ml ऐड किया है। ओके एक्चुअली में टाइट्रेशन कब हुआ था, 20 ml पे। एक्चुअली में जब अपन टाइट्रेशन करते हैं तो 1 और 2 ड्रॉप में ये कलर चेंज मिलता है। मैंने वो 0.1 ml डाला है, दैट इज़ ऑल्सो लिटिल बिट एक्स्ट्रा। इसमें अगर मैं इससे आधा भी डालता तो भी मेरे को यही रिजल्ट मिलता। pH देखो 10 के आसपास आ गया है। ओके एंड देन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन देखो 10⁻⁻4 हो चुके हैं। OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻4। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लिटिल नाउ 10⁻11। इनका अगर प्रोडक्ट लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, अगर नंबर लेके पूरा कैलकुलेट करता हूँ तो इसका प्रोडक्ट फिर से मेरे को मिलेगा 10⁻14। ओके H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन जब भी मैं करूँगा किसी भी सोल्यूशन में, ये मेरे को हमेशा 10⁻14 ही मिलता है। इसमें सिर्फ इतना है कि OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, दैट इज़ वाई दिस इज़ अ बेसिक सोल्यूशन। और ये अपने को उसके pH से पता चल रहा है, ठीक है ना। सो पॉइंट यहाँ पे तुमने ये नोटिस करनी चाहिए कि जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ तो pH बहुत कम इंक्रीज हुआ है पहले, लेकिन जैसे जैसे मैंने कंटिन्यूसली ऐड करते गया तो एट एंड पॉइंट pH बहुत ज़्यादा जंप किया। इफ़ यू रिमेंबर इट वेंट फ्रॉम 3, अभी ये 10 के आसपास आ गया है। ओके और जो डिफरेंस इन वॉल्यूम है दैट इज़ 0.6 का ही डिफरेंस है। यहाँ से मैंने 0.5 ml डाला था और यहाँ से मैंने 0.1 ml डाला है। सो 0.6 ml में जो जंप किया है pH दैट वेंट फ्रॉम 3 to 10, 7 का डिफरेंस आया है, 7 से pH जंप हुआ है 0.6 ml में। सो पॉइंट यह है कि एट एंड पॉइंट देर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयन, और इसके वजह से pH बहुत ज़्यादा चेंज होता है। सो एट एंड पॉइंट द pH चेंजेस सिग्निफिकेंटली। ओके अब इसके बाद भी अगर मैं OH- आयन ऐड करते जाऊँगा तो यहाँ पे सिर्फ ये होगा कि ये जो कलर है ये और ज़्यादा डार्क होते जाएगा, लेकिन pH में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ये इंक्रीज होते जाएगा pH, इट विल गो अप टू 14, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। सो जस्ट ऐड सम मोर NaOH। तो यहाँ पे 0.5 ml मैं हर बार पोर करता हूँ। सो जस्ट कीप ऑन एडिंग, यू कैन सी द pH डज नॉट चेंज ड्रास्टिकली, चेंजेस वेरी स्लोली, ठीक है ना। जो pH चेंज एट द एंड पॉइंट, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ओनली देर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन pH। ओके इसीलिए जो अपने को टाइट्रेशन करना पड़ता है बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है। वी हैव टू ऐड, जो अपन सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं वो ड्रॉप वाइज ऐड करना पड़ता है ताकि हम ओवरशूट ना करें ज़्यादा। ऑब्वियसली हमको ओवरशूट थोड़ा सा करना ही पड़ता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इंडिकेटर। ये एग्जैक्ट 7 पे कलर चेंज नहीं दिखाता, 7 के बाद कलर चेंज दिखाता है, इसलिए थोड़ा सा ओवरशूट होता है। बट इन अकॉर्डिंग टू ऑल कैलकुलेशंस दैट ओवरशूट इज़ निग्लिजिबल। इससे हमारे फाइनल कैलकुलेशंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर अपन केयरफुली करें तो। बहुत ज़्यादा अगर ऐड कर देते देन बिकम्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन थोड़ा बहुत ओवरशूट जो होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअल कैलकुलेशन में। सो आई वांट यू टू रिमेंबर दैट टाइट्रेशन ये हम एसिड और बेस के बीच में कर रहे हैं। इसी तरह से हम जो टाइट्रेशन कर रहे हैं दैट कैन ऑल्सो बी डन बिटवीन एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जो अपन रेडॉक्स में करने वाले हैं। ओके अब यहाँ पे व्हाट वी हैव डन इज़ जो वॉल्यूम था अपन ने मेजर नहीं किया, इनफैक्ट वी शुड हैव मेजर्ड इट। जो वॉल्यूम था बेस का हमने ऐड किया था 20 ml, एसिड का वॉल्यूम ये भी 20 ml था। एसिड का जो मोलैरिटी है मान लो कि वो अपने को नहीं मालूम, लेकिन बेस का मोलैरिटी मेरे को मालूम है, तो M1V1 इक्वल टू M2V2 से मैं ये फार्मूला इसका जो मोलैरिटी है एसिड का वो निकाल सकता हूँ। ओके या फिर अगर बेस का मोलैरिटी नहीं मालूम तो बेस का मोलैरिटी निकाल सकता हूँ। इसके लिए मेरे को एसिड की मोलैरिटी मालूम चाहिए। देखो वॉल्यूम हमको दोनों का मालूम रहेगा, किसी एक का मोलैरिटी नहीं मालूम है तो वो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला जो यूज़ करोगे वो M1V1 इक्वल टू M2V2 न यूज़ करते हुए तुम इसको M1V1 टाइम्स n फैक्टर इक्वल टू M2V2 टाइम्स n फैक्टर, ये फॉर्मूला यूज़ करने की आदत डालो।
या फिर जो लास्ट वाला जो फार्मूला मैंने तुमको बताया था m1v1 by n1 इक्वल टू m2v2 by n2, ये फार्मूला यूज़ करने की कोशिश करो. ओके, और यू कैन यूज़ n1v1 इक्वल टू n2v2, ये भी बहुत अच्छा फार्मूला है n1v1. मोलरिटी को तुम नॉर्मेलिटी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो. सो n1v1 इक्वल टू n2v2 अगर ये यूज़ करते हो तो तुम्हारा आंसर हमेशा सही आएगा. धोखा होता है m1v1 और m2v2 में. ओके, सो इसको थोड़ा केयरफुली यूज़ करो, बाकी एवरीथिंग एल्स इज़ फाइन. सो देखो इस तरह से अपन टाइट्रेशन करते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. एक्चुअल जो फीलिंग है टाइट्रेशन की वो तो नहीं आएगी ऑब्वियसली, बट दिस शुड बी प्रीटी क्लोज टू दैट एक्चुअल टाइट्रेशन. Actual titration is actually much more fun, okay, because you can do it, you handle the chemicals, safety goggles लगा के काम करने को मिलता है. It becomes a fun thing, okay, but obviously we cannot do that right now because of the lockdown. So this should be fine, isn't it? This should be fine. This should give you an idea about how the titrations are actually done. Okay, I hope you understood everything that needs to be understood about titrations. Okay, so we're gonna stop here now and we'll continue with a next topic, क्योंकि यहाँ पे अपना basic concepts in chemistry ख़त्म हो चुका है. So the next topic जो अपना आता है that is atomic structure, वो अपन next video में start करने वाले. Okay, so good luck. यहाँ पे अच्छे से इसको वीडियोस को अच्छे से देखो, इसको पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से समझो. मोल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स हमने देखे थे, ये टर्म्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो. ओके, क्योंकि जितना अच्छा तुम्हारा फाउंडेशन रहेगा उतना ज़्यादा अच्छे से तुमको केमिस्ट्री समझ में आएगा. मेक श्योर कि यू डू इनफ प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट, ओके, मोल कन्वर्जन जो हमने देखे थे, वॉल्यूम टू मास, मास टू वॉल्यूम, ये सारे जो कन्वर्जन देखे थे, एंड जो जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे वो सारे. थोड़ा सा ये टाइट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली इट इज़ सपोज टू बी डन इन स्कूल, लेकिन स्कूल में भी नहीं होता है आजकल. तो होपफुली कि ये जो अपन ने किया इससे तुमको एक टाइट्रेशन के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन आ गई हो, किस तरह से अपन ते हैं. दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट, कि तुमको टाइट्रेशन एटलीस्ट देखने को मिले किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि उससे अपने को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती है. Make sure कि you remember all these important concepts from this topic. Okay, we're gonna start a new topic in the next one, atomic structure, जो अपन next इसमें देखेंगे. So we'll stop here. हम लोग अभी next इसमें मिलते हैं. Until then, bye bye. अगर ये वीडियो तुम YouTube पे देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और कमेंट करो. Okay, thank you very much. I'll see you in the next one. Bye bye.